बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल MK प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हुई हैं और उसके सिलसिले में हमारे रेगुलर सेशन जो है वो भी जारी हैं। तो अगर आप खुद को इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल प्लानिंग। इसमें आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे प्लानिंग क्या होती है, एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग पे हम बात करेंगे। मेन फोकसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है उन चीज़ों पर होता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें प्लानिंग बाय टाइम आ जाएंगी, प्लानिंग बाय मैनेजमेंट लेवल आ जाएगा, प्लानिंग बाय स्कोप आ जाएगा, प्लानिंग बाय अप्रोच आ जाएगा और प्लानिंग बेस्ड ऑन फॉर्मुलाइजेशन की बेस पे जो है वो प्लानिंग की टाइप्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है। एजुकेशनल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो अपने एजुकेशनल गोल्स जो है वो उनको सेट करते हैं, रिसोर्सेज को जो है वो हम एलोकेट करते हैं और डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं ताकि हम इस बात की श्योरिटी कर सकें कि एजुकेशन जो है वो हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल है, इक्विटेबल है और जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है उसको जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो हमने अडॉप्ट करनी है। एजुकेशन प्लानिंग में उन चीज़ों को लेकर आना है, ऐसे मेथड्स को लेकर आना है, ऐसा करिकुलम सेट करना है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एजुकेशन जो है वो आसान हो और हर बच्चा जो है वो EFA जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो सारे बच्चे जो है वो इसको हासिल कर सकें, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम्स ना हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो स्कूल को प्रोवाइड की जाए ताकि स्कूल जो है वो उन फैसिलिटीज़ को अपने जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो ला सके, बच्चे जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर हम एजुकेशन प्लानिंग की डेफिनेशन पे बात कर लें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। इसमें हम ये चीजें देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसने करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। हमें एडवांस में जो है वो देखना पड़ता है कि हम जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं, हमारे मकासद क्या हैं, हमने क्या करना है और कैसे करना है, किन किन मेथड्स को, किन किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है, रिसोर्सेज को हमने कैसे यूटिलाइज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सारा काम है ये हमने करना कब है और कौन सा जो है वो ऐसा ऑफिशियल है, कौन से जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन से बंदे जो हैं जो इसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये काम करना है। इसके बाद आती है एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशन प्लानिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में जो है वो इंप्रूवमेंट लेकर आती है। इसमें जो है वो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग करंट ट्रेंड्स, जिसमें हम एनालाइज करते हैं करंट ट्रेंड्स को कि करंट ट्रेंड्स जो है वो एजुकेशन सेक्टर में क्या है और हमारी ज़रूरियात क्या है, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद जो है वो रिसोर्सेज जो हैं उनको जो है वो एलोकेट किया जाता है ताकि जो हमारी डिजायर्ड जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी आउटकम है उसको जो है वो हम हासिल कर सकें। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें एजुकेशन प्लानिंग की तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, सीज हाउ दैट मैनी चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत से बच्चे जो है वो स्कूल जो है वो नहीं जा रहे, सो दे मेक एजुकेशनल प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एजुकेशन प्लानिंग में क्या किया जाता है, वो ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कैसे किया जा सके, इस प्लान में जो है वो शामिल है कि आपने जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो स्कूल्स में नहीं बनानी है, जो गांव है जहां पे स्कूल्स कम है वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाएं, हायरिंग मोर टीचर्स और मजीद टीचर्स को वहां पे जो है वो हायर किया जाए, गिविंग फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म, बच्चों को जो है वो फ्री बुक्स दिए जाएं, फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाएं। जब आप ये फैसिलिटीज बच्चों को देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, वो बच्चों को अल्टीमेटली स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे स्कूल के एडमिशन में इजाफा होता है और हर बच्चा जो है वो एजुकेशन को हासिल कर सकता है। प्रोवाइडिंग स्कूल ट्रांसपोर्ट, तो वो एक स्कूल जो है ये
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके स्कूल के एडमिशन्स में जो है वो इजाफा कर सकता है। इससे जो है वो क्या होगा, हर स्टूडेंट जो है वो स्कूल में इजीली जो है वो पहुंच सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान में जो गांव है वो एक गांव में एक स्कूल, कई जगहों पे ऐसे है कि 3-3 गांव है और उन 3 गांव में जस्ट एक स्कूल है, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इजीली जो है वो नहीं पहुंच पाते। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसको जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग स्कूल ट्रांसपोर्ट। तो जब स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी तो बच्चों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा स्कूल में पहुँचने के लिए। ट्रेनिंग टीचर्स टू टीच बेटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन प्लानिंग में, टीचर्स को टीच करना सिखाया जाए। आपने पढ़ाना कैसे है, बच्चों की नीड्स को देखते हुए, उनके जो है वो इंटरेस्ट को देखते हुए, और उनको जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि और बेस्ट जो मेथड जो सूट कर रहा होता है टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स जो है वो हासिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हाई क्वालिटी लर्निंग। तो जब आपकी प्लानिंग बेटर होगी, आपने जो है वो स्कूल बिल्डिंग जो है वो बना दी गांव में, आपने टीचर हायर कर लिए, आपने जो है वो स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे दी, आपने जो है वो फ्री बुक्स दे दी, आपने अपने टीचर्स को ट्रेन कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, तो उससे क्या होता है आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी है उसमें जो उसके बाद क्वालिटी लर्निंग बच्चों में आती है। जब आपका मेथड ऑफ टीचिंग आपके अकॉर्डिंगली होगा बच्चों के, जिसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों की लर्निंग में जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी, क्वालिटी लर्निंग जो है वो हाई क्वालिटी लर्निंग जो है वो सीख सकेंगे। उसके बाद है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें जो है वो आप रिसोर्सेज को अपनी प्लानिंग के थ्रू जो है वो एफिशिएंटली यूज करते हैं। इसमें क्या आ जाता है कि ऐसी जगह, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे रूम्स नहीं हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे 5 से 6 जो है वो क्लासेस अरेंज करनी पड़ती हैं, केजी से लेकर 1 2 3 4 5 जो भी इस तरह क्लासेस होती हैं। तो उसमें जो है जितने जो है वो टीचर्स की स्ट्रेंथ कम होती है या फिर जो है वो रूम्स की स्ट्रेंथ कम होती है, रूम्स उतने नहीं होते जितनी क्लासेस होती हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए जो है वो रिसोर्सेज जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनका एफिशिएंट यूज करना। जहाँ पे कमरों की कमी है वहाँ पे कमरे तमीर करवा देना, जहाँ पे टीचर्स की कमी है वहाँ पे मजीद टीचर्स को हायर कर लेना। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो उनको यूटिलाइज किया जाएगा और एजुकेशन में बेहतरी आएगी। उसके बाद आता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, EFA भी इसको बोलते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें तमाम जो डिस्पैरिटीज हैं एजुकेशन में, सबको जो है वो एजुकेशन जो है वो सब बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी प्लानिंग की जाए कि हर बच्चा स्कूल आ सके, हर बच्चा जो है वो किताब पढ़ सके, हर बच्चा जो है वो सीख सके, हर बच्चा स्कूल आ सके। तो ऐसी फैसिलिटीज, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन होनी चाहिए। किसी को उसकी क्लास, जेंडर की बेस पे जो है वो इग्नोर ना किया जाए, बल्कि सबके लिए जो है वो इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की। उसके बाद एजुकेशन प्लानिंग में बेनिफिट आ जाता है गाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन प्लानिंग जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करती है, उसको बताती है कि जो फंड्स गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं उनको वो किस तरह से स्कूल में यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उन फंड्स का बेहतर से बेहतर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेशन विद क्लियर रोड मैप फ्रेमवर्क टू फॉलो, हेल्पिंग द मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकें, प्रोएक्टिव जो है वो अप्रोच इस्तेमाल कर सकें। मुश्किलात जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आनी है उनका पहले से एक अंदाजा कर लें कि हमने ये प्लान करना है ताकि ये प्रॉब्लम्स को हम हल कर सकें। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक्स, जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है वो इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को जो है वो कंट्री में उसको जो है वो डेवलप करती है। ए वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ में जस्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की तादाद में इजाफा होता है, उनकी क्वांटिटी में इजाफा होता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे गंदम है, गंदम कितने टन हुई है, अगर तो उसकी पैदावार में इजाफा हो तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है।
ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होती है वो बात करती है लिविंग स्टैंडर्ड पे कि लोगों का जो रहन सहन है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट लिविंग स्टैंडर्ड पे जो है वो बात करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करती है। इन ए प्लान एंड वेल प्लान एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट वर्कफोर्स, बेटर जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर मोर बैलेंस्ड इकोनॉमी। तो जो एक इकोनॉमी होती है जिसमें एजुकेशन प्लानिंग जो है वो अच्छी होती है, तो उससे क्या होता है, लोगों को जॉब्स की ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, और एक जो इकोनॉमी होती है वो बैलेंस्ड जो है वो वर्क करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन फोकसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। जो एजुकेशनल प्लानिंग है उसके जो मेन फोकसेस हैं वो किस पे होने चाहिए, ताकि हम जो है वो एजुकेशन सेक्टर्स को, उसमें जो टीचिंग एंड लर्निंग है उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें जो है वो सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को जो है वो डेवलप किया जाए, करिकुलम को जो है वो अलाइन किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी को जो है वो इंटीग्रेट किया जाए। क्योंकि जब हम करिकुलम को एज इट इज टीचर जो है वो लेक्चर मेथड की सूरत में पढ़ाएगा तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स को एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता। डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, करिकुलम में ऐसी चीज़ें जो है वो शामिल की जाएं जो मॉडर्न नीड्स को जो है वो पूरा करती हों। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो करिकुलम भी डेवलप होगा और आपकी एजुकेशन भी डेवलप होगी। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, इंट्रोड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज टॉपिक्स इन साइंस क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज। क्लाइमेट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स जो है वो आपने साइंस के सब्जेक्ट्स में शामिल किए हैं। किस लिए शामिल किए हैं? ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, जो माहौलियाती मसाइल हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स को पता चल सके, उनको भी सॉल्व कर सके, उनकी तरफ भी उनकी तवज्जो हो सके। नंबर 2 पे आता है टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बहुत ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन प्लानिंग में, टीचर्स की जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए जो है वो स्कूल में भी जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, जो एजुकेशनल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते रहते हैं ताकि टीचर्स को अपडेट किया जा सके। और ये ऐसा होना चाहिए ताकि टीचर का नॉलेज जो है वो रिफ्रेश होता रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जबकि उनके खुद के पास नॉलेज होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स पे भी उस नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे। दिस इंश्योर्स बेटर लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स टू ट्रेन टीचर्स इन यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आपने एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करना है जिसमें क्या होगा कि जो डिजिटल टूल्स हैं उसको चलाना सिखाया जाएगा कि किस तरह जो है वो आप ऑनलाइन लर्निंग में उन डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता सकते हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। तो एजुकेशन प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाएं। जब फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चों की लर्निंग जो है वो उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। गुड बिल्डिंग्स, प्रॉपर फैसिलिटीज हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। जब स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, उसमें हर तरह की ड्रिंकिंग फैसिलिटी होगी, टॉयलेट फैसिलिटी होगी। इसके अलावा जो है वो जो असेंबली में डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पीकर होगा, माइक्रोफोन होगा, और ये सारी चीज़ें अगर हम इसके अलावा बात कर लें, लैब होगी, प्लेग्राउंड होगा, तो इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्लासरूम की लर्निंग के अलावा भी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होनी चाहिए। लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया जाए, लैबोरेटरीज को इंक्लूड किया जाए, और प्लेग्राउंड को जो है वो फंक्शनल किया जाए ताकि बच्चे जो है वो वहाँ पे खेल के जरिए से भी चीज़ों को सीख सकें। एग्जाम्पल अगर हम इसके ले लें, बिल्डिंग न्यू साइंस लैब सो स्टूडेंट्स कैन डू एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न। नई जो है वो लैब बनाई जाए ताकि जो है वो बच्चे वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सके। वो डेफिनेटली दे विल लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट से जो है वो चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। एजुकेशन प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट को जो है वो कैसे इवेल्युएट किया जाए, कैसे जो है वो असेस किया जाए। तो जो एजुकेशन प्लानिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि हमने जो है वो टॉपिक्स जो करिकुलम में इंक्लूड किए हैं उनको जो है वो टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को असेस करना, उनकी चेकिंग करना, उनका जो डेली प्रोग्रेस है उसको जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करना, डिफरेंट जो है वो टेस्ट लेना, डिफरेंट एग्जाम्स, क्लास एक्टिविटीज़ करना, ताकि स्टूडेंट्स के वीक एरियाज का पता चल सके, ताकि पता चल सके कि किन एरियाज में स्टूडेंट्स को हेल्प रिक्वायर्ड है और उस एरिया को जो है वो मजबूत करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाए, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए और बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए लर्निंग में।
तो इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, होल्डिंग मिड ईयर एग्जाम्स टू मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। मिड ईयर के एग्जाम्स जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको उससे पता चलता है कि बच्चों की जो है वो लर्निंग की क्या स्टेज है, उनको उनके कौन से वीक एरियाज हैं, कहाँ पे जो है वो उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड बजटिंग, प्लानिंग हाउ मैनी मनी इज यूज इन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कितना पैसा जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लगा है ये जानना बहुत जरूरी है। फंड्स आर नीडेड टू फॉर बुक्स, सैलरीज, रिपेयर्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, जो फंड्स हैं वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों को बाय करने के लिए, नई बुक्स को परचेज करने के लिए, टीचर्स की सैलरी जो है वो देने के लिए, इसके अलावा जो है वो रिपेयर करवाने के लिए, और डिफरेंट जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सेटिंग ए बजट टू बाय इन कंप्यूटर फॉर स्कूल कंप्यूटर लैब, स्कूल की कंप्यूटर लैब में आपने क्या किया है, आपने जो है वो एक बजट सेट किया है ताकि जो है वो आप कंप्यूटर बाय कर सकें स्कूल की लेबोरेटरीज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के। एजुकेशनल प्लानिंग की टाइप्स क्या हैं? एजुकेशनल प्लानिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डायमेंशंस और डोमेन्स। उसमें सबसे पहले आ जाती है प्लानिंग बाय टाइम, टाइम के हिसाब से प्लानिंग क्या होती है। तो इसमें जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है, मिड टर्म प्लानिंग आ जाती है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग आ जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो होती है जो 5 से 10 साल तक इसका ड्यूरेशन होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और ये ज्यादातर टॉप एजुकेशन जो लीडर्स होते हैं उसको जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं ताकि स्कूल के कोर्स में, स्कूल की बिल्डिंग में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई जा सके। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो एक पाकिस्तान एजुकेशन जो पॉलिसी है 2017 से 25 तक, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है कि स्कूल्स में जो है वो इंप्रूवमेंट लाई जा सके, स्कूल में जो है वो फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जा सके। मीडियम टर्म प्लानिंग में जो है वो 2 से 4 साल का अरसा आ जाता है। इट ब्रेक्स गोल्स, बिग गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इस यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बड़े गोल्स होते हैं, जो मकासद होते हैं, सबसे पहले तो एम्स आ जाते हैं जो कि नेशनल लेवल पे होते हैं, उसके बाद गोल्स आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो जो एम्स होते हैं उनको गोल्स में और गोल्स को जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया जाता है ताकि जो है वो उनको कंप्लीट किया जा सके। दीज प्लान्स फोकस ऑन क्लियर टारगेट्स टू रीच इन फ्यू ईयर्स। ये जो टारगेट्स होते हैं क्लियर होते हैं ताकि कुछ सालों में हम इन तक पहुंच सके, इनको पूरा कर सकें। मीडियम टर्म जो प्लानिंग होती है 2 से 4 साल के दरमियान होती है, जो लॉन्ग टर्म होती है वो 5 से 10 या 10 से ज़्यादा तक होती है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान्स करती है, फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स करती है ताकि डिफरेंट जो है वो जो एजुकेशनल बिल्डिंग है उसमें क्लासरूम प्रोवाइड किए जाए और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उस पर जो है वो टीचर्स को ट्रेन किया जाए, टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया जाए और किस तरह से उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 3 है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग डील्स विद गोल्स फॉर 1 ईयर। इसमें 1 साल या 1 साल से कम का अरसा आ जाता है। इट हेल्प्स स्कूल मैनेज डेली टास्क। इसमें डेली टास्क जो होते हैं उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। प्लानिंग फॉर ईयरली एग्जाम, जो 1 साल में एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में जो है वो बच्चों को गाइड करना और बच्चों को असेस करने के लिए उनको कंडक्ट करना, उसकी जो है वो प्लानिंग करना, वो जो है वो इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ जाती है। प्लानिंग बाय मैनेजमेंट लेवल। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग बाय मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल पे प्लानिंग जो है वो क्या होती है और कैसे हम इसको कंडक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कैरिड आउट बाय टॉप लेवल ऑफिशियल्स। टॉप लेवल ऑफिशियल्स जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कंडक्ट करते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स आ जाते हैं और जो है वो इसमें हम क्या करते हैं कि इट सेट्स ओवरऑल डायरेक्शन फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म दोनों जो है वो प्लानिंग जो है वो शामिल होती है और इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है रिसोर्स को एलोकेट किया जाए, अडेप्टेबिलिटी किया जाए, जो भी सिचुएशन की डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो चेंजिंग्स लाए जाए ताकि उन चेंजिंग से स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग और टीचर लर्निंग जो प्रोसेस है उसको जो है वो डेवलप किया जाए और प्रमोट किया जा सके। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, पंजाब एजुकेशन जो सेक्टर प्लान है, डिफरेंट जो है वो पंजाब एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं जैसे PESRP, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स भी होते हैं।
तो वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है डिजाइन बाय द प्रोविंशियल एजुकेशन अथॉरिटीज टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। किस लिए कि लिटरेसी रेट को जो है वो पंजाब एजुकेशन सेक्टर ने प्लान किया है ताकि लिटरेसी रेट को और जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया टॉयलेट की फैसिलिटी आ जाती है, प्लेग्राउंड की फैसिलिटी आ जाती है, रूम्स की फैसिलिटी आ जाती है, और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्रीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं, उनको भी डेवलप करने के ऊपर बात की जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है टेक्टिकल प्लानिंग। टेक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? टेक्टिक प्लानिंग इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, और स्कूल प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स जो कि प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, वो इसको करते हैं। इट ब्रेक्स डाउन स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक। जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं उनको जो है वो स्पेसिफिक जो है वो प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है टेक्टिकल प्लानिंग्स में। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है लाहौर में, वो क्या करते हैं, टेक्टिकल प्लान्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि टीचर्स ट्रेनिंग सेशन जो है वो करवाए जाएं और स्टूडेंट्स में, स्कूल में स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर किया जा सके और लिटरेसी रेट्स को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है वो डेवलप किया जा सके। नंबर 3 है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? इज अबाउट हैंडलिंग डेली स्कूल टास्क। इसमें जो है वो डेली स्कूल टास्क जो है वो ऑपरेशनल प्लानिंग में शामिल है। जो भी स्कूल्स के डेली के वर्क्स होते हैं उनको है जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे स्कूल का हेड है, डिपार्टमेंट हेड मेक्स दीज प्लान्स, स्कूल का हेड जो है वो इन प्लान्स को बनाता है। किस लिए? दीज थिंग्स इंक्लूड मेकिंग क्लास टाइम टेबल जो है वो आपने बनाना है, प्लानिंग स्कूल इवेंट्स, स्कूल का कोई भी इवेंट है, एनुअल इवेंट है, वीकली इवेंट है, मंथली इवेंट है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब्जेक्ट्स को किस टीचर को असाइन करना है। ऑब्वियसली जो टीचर का सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। शेड्यूलिंग पीरियड को शेड्यूल करना, इंश्योरिंग क्लासरूम रिसोर्सेज, क्लासरूम के जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिवाइड करना सभी क्लासेस में ताकि इसको जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो स्मूथली जो है वो रन किया जा सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। प्लानिंग बाय स्कोप की अगर हम बात कर लें तो एक मैक्रो प्लानिंग होती है, एक माइक्रो प्लानिंग होती है। मैक्रो प्लानिंग बड़ी प्लानिंग को कहते हैं, माइक्रो प्लानिंग जो है वो छोटी प्लानिंग को कहते हैं। मैक्रो प्लानिंग में जो है वो ज़्यादातर नेशनल प्रोविंशियल लीडर्स करते हैं और इसमें जो है वो मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन, प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हायर एजुकेशन कमीशन, ये जो है वो इसमें शामिल हैं टू इम्प्रूव एजुकेशन फॉर द होल कंट्री, ताकि जो हमारी कंट्री है उसमें जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और इसमें जो है वो रूल सेट किए जाते हैं, बजट को सेट किया जाता है, लिंकिंग एजुकेशन टू नेशनल गोल्स, और जो नेशनल गोल्स हैं, जो हमारे कौमी मकासद हैं, उनको पूरा करने के लिए जो है वो रूल सेट किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम अपने मकासद को पूरा करते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी गाइड स्पेंडिंग एंड प्रायोरिटीज़ फॉर स्कूल। जो पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी है वो बताती है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा नहीं लगाना, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना, ताकि स्कूल में टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सके। और ये कैसे पॉसिबल है? जब एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह से डिज़ाइन किया है स्कूल की और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसमें एजुकेशन सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जा सके, उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया जाए। माइक्रो प्लानिंग इज टेक प्लेस एट लोकल और इंस्टीट्यूशनल लेवल। माइक्रो प्लानिंग जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं होती बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है, स्कूल लेवल पे हो सकती है, ठीक है। ऑन इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो प्लान्स इफिशिएंटली विद इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट, इट डील्स विद स्पेसिफिक इश्यूज। इसमें स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, मैक्रो प्लानिंग में स्पेसिफिक इश्यूज नहीं बल्कि इसमें स्पेसिफिक इश्यूज जो स्कूल के इश्यूज हैं उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है, उनकी जो है वो उनको बेहतर लाने के लिए जो है वो प्लानिंग की जाती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन रूरल एरियाज ऑफ पंजाब माइट डेवलप माइक्रो प्लान्स टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, ताकि स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट जो है वो बेहतर बनाई जा सके, उसके मतलब स्कूल की मैनेजमेंट काम कर सकती है, तो वो जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक को जो है वो प्रोवाइड किया जाए।
प्लानिंग बाय अप्रोच। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग बाय अप्रोच। प्लानिंग बाय अप्रोच में जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्रोएक्टिव प्लानिंग आ जाती है और एक रिएक्टिव प्लानिंग आ जाती है। प्रोएक्टिव प्लानिंग क्या होती है? प्रोएक्टिव प्लानिंग वो होती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको अकर होने से पहले ही जांच लेना, उसका अंदाज़ा लगा लेना कि ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, इसके लिए ये हमने प्लानिंग किया है ताकि इसको जो है वो यहाँ पे ही ओवरकम किया जा सके और किसी भी तरह के फ्यूचर में मसाइल का सामना ना करना पड़े। पहले से ही फॉरवर्ड लुकिंग और प्रिवेंटिव अप्रोच को जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो एक आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी को स्कूलों में इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि आइंदा जो दौर है वो डिजिटल जो है वो इरा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को टेक्नोलॉजी की मुकम्मल जो है वो उनका नॉलेज होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके सिलसिले में जो है वो पहले से एक प्लानिंग कर लेना, प्रोएक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करना और उन चीज़ों को शामिल करना जिससे जो है वो हम जो है वो टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसको सीख सकते हैं। रिएक्टिव प्लानिंग हैपन्स आफ्टर ए प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी अकर। तो जैसे प्रोएक्टिव प्लानिंग में क्या होता था कि जो प्रॉब्लम है उसका पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए पहले से जो है वो मराहल तय कर लेते हैं। लेकिन रिएक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं कि अब हमने इस प्रॉब्लम से कैसे जान छुड़ानी है, इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, क्या क्या हमने करना है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें कोविड पेंडेमिक जो है वो डेज, उसमें क्या हुआ था कि एजुकेशन ऑफिशियल्स क्रिएटेड इमरजेंसी प्लान। तो उसमें जब कोविड आया तो उससे स्कूल्स बंद हो गए, तो उसके बाद जो है ये प्लान किया जाए कि इस तरह करते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम का जो है वो इनकाद करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग की जाती है ताकि जो है वो बच्चे घर पे बैठे जो है वो लर्निंग कर सकें, कोर्स को जो है वो टीचर्स कंप्लीट कर सकें और ऑनलाइन ही बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएं। तो ये एक रिएक्टिव प्लानिंग में आ जाता है जो कि प्रॉब्लम को अकर होने के बाद जो है वो की जाती है। प्लानिंग बेस्ड ऑन फॉर्मलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं प्लानिंग बाय फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन के बेस पे जो है वो प्लानिंग की टाइप्स क्या है, तो उसमें सबसे पहले फॉर्मल प्लानिंग आ जाती है। फॉर्मल प्लानिंग जो होती है वो रिटन होती है, डिटेल प्लान्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। और इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान्स, रिटन प्लान्स होते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान्स, और एक्सप्लेन करते हैं कि स्कूल्स को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। इनफॉर्मल प्लानिंग जो होती है विदाउट रिटन प्लान्स, ये रिटन नहीं होती बल्कि जो भी सिचुएशन की नीड होती है उसकी के अकॉर्डिंग फौरी एक्शन लिया जाता है और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये कभी भी रिटन फॉर्म में नहीं होती, इसलिए इसको इनफॉर्मल कहा जाता है। फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आप तब्दीली लेके आ सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल प्लानिंग होती है उसमें आपको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है जो भी रिटन में बताया गया होता है। ए स्कूल प्रिंसिपल क्विकली अरेंजेस रिप्लेसमेंट टीचर्स व्हेन वन इज सिक विदाउट ए रिटन प्लान। टीचर जो है वो फौरी तौर पे एक टीचर्स को शफल कर देता है, चेंज कर देता है। अगर वो बीमार है, वो छुट्टी पे है, तो दूसरे टीचर को वहाँ पे एडजस्ट करना, ये जो है वो इनफॉर्मल प्लानिंग में आ जाएगा। उसके बाद है एजुकेशनल प्लानिंग एमसीक्यूज। एजुकेशनल प्लानिंग के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एजुकेशन प्लानिंग। इसमें जो सबसे बेस्ट जो है वो एजुकेशन प्लानिंग को कौन सी चीज़ डिफाइन कर रही है? सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन सिस्टम। ऐसे गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना और स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, जिससे जो है वो हम एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकें। तो इसमें जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 MCQs, व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशन प्लानिंग की जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो इसमें क्या है? इट रिड्यूसेस होमवर्क लोड फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स का होमवर्क का लोड कम करता है, बिल्कुल नहीं। इट इम्प्रूव्स एजुकेशन क्वालिटी बाय इंश्योरिंग क्वालिटी हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं एजुकेशन क्वालिटी में बाय इंश्योरिंग हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो हम हाई क्वालिटी अरेंज करते हैं, ऐसे मेथड यूज़ करते हैं जिससे बच्चों की लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो ये जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन एजुकेशन इज मेनली फोकस्ड ऑन। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है एजुकेशन में उसका मेन फोकस किस पे होता है? तो वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड गोल्स होती है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म होती है
हमने पहले भी पढ़ा था एजुकेशन पॉलिसीज़ की टाइप्स में, विच एग्जाम्पल बेस्ट इलस्ट्रेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें से कौन सी चीज़ है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डील कर रही है। होल्डिंग ए मंथली पेरेंट टीचर्स मीटिंग, मंथली टीचर पेमेंट जो मीटिंग होती है वो इसमें कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, 5 से 10 साल या इससे ज़्यादा का अर्सा होता है। तो इस सेटिंग ए 10-year गोल टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी इन एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशनल प्लानिंग इज कंसर्न विद, ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो किससे कंसर्न करती है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है और जो लॉन्ग टर्म होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, इनमें से कौन सी जो है वो ऑपरेशनल प्लानिंग की जो है वो टाइप है। लॉन्चिंग 20 years एजुकेशन रिफॉर्म्स, नेवर, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाएगा। क्रिएटिंग 1 year प्लान टू इम्प्लीमेंट टीचर वर्कशॉप एंड स्टूडेंट असेसमेंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 1 साल का प्लान बनाया हमने कि हमने इम्प्लीमेंट टीचर वर्कशॉप, हमने टीचर की वर्कशॉप बनानी है ताकि स्टूडेंट को असेस किया जा सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिसी प्लानिंग मेनली फोकसेस ऑन, पॉलिसी जो प्लानिंग होती है उसका मेन फोकस किस पे होता है, डेवलपिंग एंड इवेलुएटिंग एजुकेशन पॉलिसीज, ताकि एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो उनको डेवलप किया जा सके, उनको जो है वो इवेलुएट किया जा सके और जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेड जो है वो दिए जा सके। जो जैसे हम उसमें इवेल्यूशन करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, असेसमेंट होती है, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, बच्चों का जायज़ा लेते हैं। सेम इसी तरह जो प्लानिंग पॉलिसी प्लानिंग होती है वो फोकस करती है डेवलपिंग और इवेल्युएटिंग एजुकेशन पॉलिसी, मतलब एजुकेशन पॉलिसीज को जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग, इसमें पॉलिसी प्लानिंग की एग्जांपल क्या है। गवर्नमेंट मेकिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ECE जिसको कहते हैं, ECE रूम्स इसके लिए बनाए गए हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी जो है वो इसको किया गया है इसमें। What is the main focus of macro planning in education? मैक्रो प्लानिंग क्या होती है एजुकेशन में, जिसमें सेटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड लिंकिंग देम टू डेवलपमेंट गोल। मैक्रो प्लानिंग में हम करते हैं सेटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं उनको सेट किया जाता है, एंड लिंकिंग देम टू डेवलपमेंट, और उनको लिंक किया जाता है डेवलपमेंट गोल से कि किस तरह से जो है वो हम अपने कंट्री में जो है वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स ग्रोथ ला सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को जो है वो किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is an example of proactive planning in Pakistan in education sector? Proactive planning का जो मैंने आपको पहले बताया है, proactive planning जो है वो होती है जिसमें हम पहले से जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आ सकती है और हमने इसको कैसे जो है वो हैंडल करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। इंटीग्रेटिंग ICT इनटू स्कूल्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर नीड्स, ताकि इसमें हम पहले से ही एक हमने प्रोएक्टिव अप्रोच बना ली है कि ICT को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको हमने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि फ्यूचर की जो नीड्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो स्कूल्स में लाजमी होनी चाहिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी का पता हो, बच्चों को पता हो कि लैपटॉप्स को कैसे यूज़ करना है, कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, मोबाइल और टैबलेट और इंटरनेट पे हमने कोई भी जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड मवाद कैसे सर्च करना है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो गूगल स्कॉलर्स के ज़रिए से कैसे वहाँ से हमने सर्च करने हैं, कैसे उनको डाउनलोड करना है, कैसे काम करना है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। इंटीग्रेटिंग ICT इनटू स्कूल्स टू प्रिपेयर फ्यूचर नीड्स, तो पहले से उसके बारे में अंदाजा लगा लेना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What distinguishes formal planning from informal planning? फॉर्मल प्लानिंग से इनफॉर्मल प्लानिंग को कौन सी चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, इसमें फ़र्क लाती है? इन्वॉल्व डिटेल रिटर्न प्लान, क्योंकि जो फॉर्मल प्लान होते हैं वो रिटर्न होते हैं, डिटेल में होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल प्लान होते हैं वो डिटेल में नहीं होते और वो रिटर्न भी नहीं होते, और इनको जो है वो फौरी तौर पे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रो प्लानिंग इन एजुकेशन फोकसेस ऑन। माइक्रो प्लानिंग जो होती है वो एजुकेशन में जो है वो किस चीज़ पे जो है वो फोकस करती है, तो इसमें जो पहले आ जाता है सॉल्विंग स्पेसिफिक लोकल इश्यूज लाइक एनरोलमेंट एंड रिसोर्सेज, क्रिएटिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स, इवेल्युएटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन रैंकिंग, मैनेजिंग द नेशनल एजुकेशन बजट। तो करेक्ट आंसर है सॉल्विंग स्पेसिफिक लोकल इश्यूज लाइक एनरोलमेंट एंड रिसोर्सेज।
माइक्रो प्लानिंग में जैसे आपकी इनरोलमेंट है, वो इनरोलमेंट बहुत कम है, स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल्स में नहीं आ रहे, जिससे जो है वो एडमिशन नहीं हो रहा, इनरोलमेंट का इशू आ रहा है और रिसोर्सेज जो है वो उनकी कमी है। तो स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना, ये जो है वो माइक्रो प्लानिंग में आ जाते हैं। तो इस पे जो है वो फोकस किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एजुकेशनल प्लानिंग पे पहला लेक्चर। मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह दोबारा जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के जो पेपर में आपको हेल्प आउट करेंगी वो अपलोड की जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।